मैं विनोद कुमार। आज आपको कई सारे कमेंट आए मेरे पास, तो उसमें ये था कि विषय कक्षा 8 से बच्चे सारे 9th में आए, तो 9th वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। कई सारे कमेंट आते हैं कि सर ये जो सब्जेक्ट है, मैंने जैसे वीडियो डाली, अगर मान लीजिए बायो की डाली, तो बोले सर ये तो 5वां लेसन है, 5वां लेसन कहाँ से आ गया। तो आपको बता दूं मैं कि 8वें तक जो है वो एक ही बुक होती है, 10th में भी एक ही है, 9th में भी एक ही बुक है। लेकिन इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हम 8वें में भी अलग पढ़ते हैं, 9th में भी अलग पढ़ते हैं और 10th में भी। लेकिन क्या है, वहां कॉमनली हम एक चैप्टर कर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से कर देते हैं, क्योंकि वहां एक टीचर पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर 3 टीचर अलग अलग विषयों को अलग अलग पढ़ाएंगे। इसमें आप देखिए, मैंने यहाँ पर दिखाया है कि शुरू का जो इंडेक्स है वो कैसे, हमारा अध्याय, पाठ का नाम और यहाँ विषय। शुरू के जो चैप्टर हैं इसमें हमारे आसपास के पदार्थ, ये चैप्टर कक्षा 9 का विज्ञान का पहला चैप्टर है। दूसरा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तीसरा परमाणु और अणु, और चौथा परमाणु संरचना। ये जो 4 चैप्टर हैं यहाँ तक, ये चारों केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, या आप इसे केमिस्ट्री कहते हैं, ये केमिस्ट्री के हैं। इसी प्रकार से जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक और जीवों में विविधता, ये जो चैप्टर है, ये 3 चैप्टर आपके यहाँ पर बायो के हैं। बायो आप समझते हैं, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी, इसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, ये जीव विज्ञान के हैं। और जो 8, 9, 10, 11, 12 ये जो चैप्टर हैं 8 से लेके 12 तक, ये देख रहे हैं यहां ध्वनि तक, ये आपके फिजिक्स के चैप्टर हैं। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, जिसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान के हैं। और इसी प्रकार से जो आपके लास्ट के 3 चैप्टर ये और बचे, ये फिर बायोलॉजी के हैं, इनकी बायो है। तो जो इसको हम जो पढ़ाएंगे वो क्रमबद्ध तरीके से इसी तरह से पढ़ाएंगे कि पहले हमने केमिस्ट्री का एक ले लिया, बायो का एक ले लिया, भौतिक का एक ले लिया। इसी प्रकार से यहां समस्या आती है बच्चों को, ये तो कमेंट में, तो वो आपको मैंने यहाँ पे बताया है, और ये कई सारे कमेंट होते हैं। और इसके बाद में आई की बात आती है कि बच्चे इसमें, क्योंकि 8वें तक जो बनाते हैं वो 1 साइड कॉपी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 साइड कॉपी नहीं बनती है, बल्कि रजिस्टर बनते हैं। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का दोनों लाइन वाले, यानी कि रजिस्टर, दोनों लाइन वाले रजिस्टर बनेंगे। तीनों क्या बनेंगे, वाले रजिस्टर बनेंगे। रजिस्टर भी थोड़े मोटे होने चाहिए, यानी 8 नंबर या 10 नंबर, 8 या 10 नंबर जो है आपके रजिस्टर होने चाहिए। ये वाले, ये तो बनाने की बात आई कि रजिस्टर यहाँ पर चाहिए। हाँ, यहाँ पर अभी आपको वीडियो मिल रही है, लेकिन वीडियो क्या है, अगर मान लीजिए आपके ग्रुप से हट गई तो आपको मिलने में मुश्किल है। तो जो चैनल है हमारे जो टीचरों का, उसके लिए पहले आप सब्सक्राइब करें। आपका जहां वीडियो चल रही होगी वहीं उसके नीचे होगा सब्सक्राइब, रेड बटन, तो आप सब्सक्राइब करें। और साथ में यहीं पर आपका इस तरह से बेल आइकन बना होगा, तो बेल आइकन भी आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी हमें इसमें कुछ समस्या आती है, तो उसके लिए क्या है, हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे इस तरह से, मतलब नीचे जाएंगे, फोन को, जो फोन है हमारा उसको हम इस तरह से करेंगे ऊपर को, तो धीरे धीरे बहुत सारी वीडियो आएंगे यहाँ पर, और आपको नीचे आएगा यहाँ पर ऐड कमेंट, तो आप कमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर आपकी कोई समस्या है, जिस तरह से मुझे कमेंट मिलते हैं, नए बच्चे हैं उनको नहीं पता चलता, तो वो यहाँ कमेंट लिख सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान होगा। हाँ, तो देखिए, मैं आपको आज वीडियो पार्ट 1 फिजिक्स का पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूं, कक्षा 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 8 गति चैप्टर, ये पहला चैप्टर फिजिक्स का। आप कहेंगे नहीं
ये तो 8वां चैप्टर है। 8वां नहीं, ये फिजिक्स का अभी मैंने इस तरह से आपको बताया कि 1 से 4 तक केमिस्ट्री, फिर 5, 6, 7 जो है बायो, उसके बाद में जो 8वां चैप्टर है गति, वो आपका यानी कि क्या है, फिजिक्स है। तो हमें इसे पहला चैप्टर माना जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे। गति को मोशन कहते हैं इंग्लिश में, तो इसलिए मैंने मोशन भी लिखा है। अब गति है क्या, अगर हम इसकी बात करें तो गति क्या है कि अगर आप देखें एनसीईआरटी बुक में जो हम दिया है उस चैप्टर का आप स्वाध्याय भी करें तो आके आपकी समझ में आएगा कि पक्षियों का उड़ना, रेलगाड़ी का चलना, मेरा गति करना, आपका गति करना, ये सब गति है। रक्त का बहना, मछली का तैरना, या मोटर गाड़ियां आदि हैं उनका चलना, और परमाणु अणु की जो गति होती है वह भी, आकाश में जितनी भी पिंड हैं, आकाशीय पिंड, जैसे सूर्य का गतिमान होना, लेकिन सूर्य गति नहीं करता कभी भी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है। इसी प्रकार से यानी कि जो ग्रह हैं, ग्रहों के चारों उपग्रह करते हैं, आकाशीय पिंड जो होते हैं वो गति करते हैं। ये तो हमारे गति चैप्टर की एक समरी होगी। उदाहरण की अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए एक दीवार, ये जो दीवार है, जो सामने दीवार है या बोर्ड है, ये किस अवस्था में है, ये विरामावस्था में है क्योंकि ये गति नहीं कर रहा। गति अवस्था जब भी होती है तो एक के सापेक्ष दूसरे की जो गति है, अगर एक चीज स्थिर है दूसरी चल रही है तब हम उसे गति अवस्था में कहेंगे। जैसे अगर रेलगाड़ी में हम बैठे हैं कभी कभी और ऐसा लगता है कि हम चल रहे हैं जबकि गाड़ी स्थिर है। इसी प्रकार से यानी कि इसमें दो स्थिति आती है, कभी कभी बहुत बड़ा संकट होता है और कभी कभी ये फायदेमंद होती है। जैसे नदी का पानी, बहता हुआ नदी का पानी है और अगर वो आप देखें कि बाढ़ आ जाए तो वो एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि बाढ़ का आना, तूफान आदि आ जाना, ये भी भयानक, ये सारी अनियंत्रित गति होती है जो हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं होती। जैसे इस समय कोरोना महामारी चल रही है तो ये एक आपदा तो है लेकिन ये गति की आपदा नहीं है। ये महामारी, ये अनकंट्रोल्ड है, अभी कंट्रोल नहीं है, पर यानी कि इसको हम गति नहीं कह सकते। दूसरा, कुछ गति नियंत्रित होती है। जैसे पानी चल रहा है यानी कि गति अवस्था में और हम उससे बिजली बना रहे हैं तो वो हमारे फायदे में आ रही है, अर्थात इसको हम नियंत्रित गति कहेंगे। अब आए कि गति, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक गांव है, एक गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर, कहा 2 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है, वहां जाता है रेलवे स्टेशन। तो कहने का मतलब उसकी जो है गांव के सापेक्ष रेलवे स्टेशन, गांव को एक स्थिर बिंदु मान लिया है और रेलवे स्टेशन यानी कि 2 किलोमीटर है, इस तरह से मान, तो इसको एक हम स्थिर बिंदु या निर्देश बिंदु या मूल बिंदु भी मान लेते हैं। इसे हम निर्देश बिंदु भी कहते हैं, यानी किसी एक को हम निर्देश करेंगे, निर्देश या मूल बिंदु भी कहते हैं इसे, माने जिससे हम किसी की तुलना करेंगे, मूल बिंदु। उसके बाद में है सरल रेखीय गति। आप देखें कि जो सरल रेखीय गति क्या है, आपकी बुक में भी दिया है कि कोई भी, मान लीजिए अभी मैं इसको अभी बता रहा हूं, अब आप इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि अगर कोई वस्तु मान लो ओ बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, ओ से 5, 10, 15 इस तरह से मीटर दे रखी है, यानी कि कुल मिला के वो 60 यानी कि ए तक पहुंची। अगर ओ से चली ए तक पहुंची तो उसने कितनी दूरी तय की, यानी कि 60 मीटर। ये जो दूरी है ये मीटर या किलोमीटर में, मान लो ये 60 किलोमीटर। इस तरह से अगर ओ से चली, अगर मान लो वह ओ से ए तक गई और ए से पुनः बी तक आ गई, तब कितनी दूरी तय की उसने, ओ से ए तक 60 ये, और फिर ए से बी तक यहां पर गिनेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि 60 में 25 और जोड़ देंगे तो 85 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि ओ से ए और ए से बी और बी से सी बिंदु, मान लो यहां तक कोई वस्तु आई तो कितनी दूरी तय की, तो उसने कुल दूरी जो तय की वो पहले 60 फिर 25 और बाकी ये भी यहां पर जुड़ जाएगा, यानी कि 5, 10 तो 85, यानी कि 95 किलोमीटर हो जाएगी। फिर जो इस तरह से यहां पर ये परिवर्तन है। अब क्या है कि इसको अगर हम देखें कि विस्थापन,
अब दूरी है, दूरी क्या है, तय किए गए पथ या रास्ते की लंबाई को की गति को दूरी कहते हैं। यानी कि जो रास्ते की जो लंबाई होगी कुल, उसको हम दूरी कहेंगे। यानी कहने का मतलब जितना कोई दूरी, ऐसे यहां से यहां तक गया तो जितनी तय की उसने दूरी, वो उसकी क्या हो गई, यानी तय किया गया जो रास्ता है, ये पथ है, उसे हम उसकी दूरी, या वस्तु द्वारा चली गई दूरी को, यानी कि जो रास्ता तय करेगा उसको ये हम दूरी कहते हैं। नेक्स्ट है विस्थापन क्या है। अब मान लो इस उदाहरण से हम समझे कि इसमें विस्थापन क्या है। अगर मान लो हम क्या ओ से ए के बीच का विस्थापन कितना होगा, तो ओ से पहले इसमें क्या होता है, अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों में अंतर। मान लीजिए मैं यहाँ हूं, तो मैंने यहाँ पर 2 कदम यहाँ रखे, तो यहां तक जो है ये 2 कदम जो है मेरा विस्थापन हुआ, दूरी भी मैंने इतनी तय की। लेकिन मैंने ये 2 कदम यहाँ गया और पुनः मैं यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब विस्थापन क्या हुआ, पहले भी जहां था वहीं अब हूं, तो अंतर शून्य हुआ, अर्थात विस्थापन क्या हुआ, शून्य। अगर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति ओ से ए गया तो विस्थापन उसका 60। अगर वो ओ से ए गया और ए से बी पे आ गया, अब इन दोनों का अंतर कितना है, 35, तो 35 ही उसका विस्थापन होगा। इसी प्रकार से अगर ओ से मान लो ए गया, ए से बी आया, बी से सी, अब विस्थापन क्या होगा, अब केवल 25, यानी 5 10 फिर 25 विस्थापन होगा। ये समझना है। तो इसमें विस्थापन को, दूरी को डिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में, और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इंग्लिश भी जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कभी कभी हमें हिंदी में नहीं आती, तो उनका इंग्लिश जानना जरूरी है। इसलिए आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखिए दूरी कभी शून्य नहीं होती, अर्थात आप जितना तय करेंगे वो चली जाएगी, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। अभी इसे देखिए, इसी उदाहरण को, ये जो अगर एक सरल रेखा में कोई भी गति कर रहा है वस्तु या बिंदु, तो वह सरल रेखीय गति है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहलाता है। अब इसका एनसीईआरटी बुक में जो आपका उदाहरण दिया है उसका मैं पूरा सोल्यूशन, और देखिए यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, और इसमें बिल्कुल कोई भी स्टेप में छोड़ने वाला नहीं हूँ। सारे अंक के उदाहरण भी कराए जाएंगे, प्रश्न भी कराए जाएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इसे लाइक भी करें, और अगर कोई भी आपको लगता है कि इसमें कुछ पूछना है तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। तो देखिए इसमें देखते हैं कि अगर मान लो कोई वस्तु ओ से ए तक गई और ए से सी तक आई, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो ओ से ए तथा ए से सी तक की कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी अगर उसने तय की, तो कुल दूरी उसने तय की ओ से ए तक कहेंगे ओ ए, प्लस ए से सी तक कितना करा उसने, ए सी। अब आप देखिए ओ से ए तक कितना करा 60, प्लस ए से सी तक कितना करा, अब आप इसे 0 मान लेंगे, फिर 5 10 15 20 25 30 35, यानी कितना हो गया 35, ए सी 35 हुआ। अब आप जोड़ेंगे तो 95 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। दूसरा हम देखते हैं कि अगर कहा जाए कि ओ से ए तक की, देखिए ये तो इसने दूरी तय की, लेकिन अगर हम इसका विस्थापन की बात करें, ओ से ए तक और ए से इतने तक का जो विस्थापन होगा, विस्थापन अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था, विस्थापन एक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट पहले और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, अर्थात 5 10 15 20 25, तो विस्थापन आया 25 किलोमीटर। इसको ध्यान से समझें, और आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे उसमें भी यही मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप ओ से ए तक जा रहे हैं, मान ले ओ से ए तक की दूरी, कुल दूरी कितनी तय करेगा, ओ से ए तक 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर करेगा ना, ओ से ए तक 60 पहुंचा। अब कहा जाए ओ से ए तक विस्थापन कितना होगा, ओ से ए तक जो विस्थापन होगा तो वो भी इसमें समान होगा, अर्थात कितना होगा 60 किलोमीटर ही होगा, यानी कि ये पहले अंतिम बिंदु। अब कहा जाए कि ओ से ए गया और ए से बी पे आया, ओ से ए और ए से बी, तब उसने कितनी दूरी तय की, तो यहां पर है ओ से ए तथा
ए से बी तक की तय की गई दूरी की दूरी कितनी हुई, तो आप देखेंगे यहां पर कि ओ से ए तक कितना गया, तो पहले ओ ए लिखेंगे, प्लस ए से बी तक कितना आया, तो ए बी, ए ओ ए प्लस ए बी, ओ ए 60 प्लस ए बी कितना आया, यहां से यहां तक गिने 0 मान के 5 10 15 20 25, तो यहां पर 25, अर्थात कितना हो गया 60 और 25 85 किलोमीटर हुआ। लेकिन अब हम अगर विस्थापन की बात करें यहाँ ओ से ए तथा ए से बी तक का विस्थापन, विस्थापन आपका यानी कि जो पूरा अंतिम बिंदु अर्थात ओ से बी तक कितना है 35, तो विस्थापन 35 किलोमीटर हुआ। इसी प्रकार आप आगे देखिए, इसको और आगे चलते हैं। मैं कहूं कि यहां पर अगर ओ से ए और ए से ओ से ए और ए से पुनः ओ पर आ गए हम, ओ से ए तथा ए से पुनः ओ तक तय दूरी कितनी होगी, तय की गई दूरी कितनी होगी, तो ओ से ए गया, ए से फिर ओ आ गया, तो देखिए यहां से यहां तक 60 तो ये आया, यानी कि ओ ए प्लस और यहां से ए ओ हो गया ए ओ, तो मिला के हो गया 60 प्लस 60, टोटल 120 किलोमीटर आया। कितना आया 120 किलोमीटर। अब कहा जाए कि ओ से ए तथा ए से पुनः ओ तक क्या विस्थापन कितना होगा, तो यहां पर हम डैश इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर जो लिखा है वही है। अब यहां विस्थापन की अगर हम बात करें तो देखिए विस्थापन क्या है, पहले यहां से आ गए और यहां से फिर ये आ गया, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु यानी कि ओ ए माइनस ए ओ, ये हो गया, अर्थात 60 ही तो गया था और 60 ही आ गया, तो कुल मिला के 0 हो गया, अर्थात क्या आया इसका विस्थापन 0 हो गया, विस्थापन 0। देखिए अब मैंने यहां लिख रखा है कि फिजिक्स है भौतिक विज्ञान क्रियाकलाप 8.3, आपके उसमें बहुत सारी एक्टिविटी है, उनको भी हमें करके देखना चाहिए। तो उसमें दिया है कि आप एक स्केल लीजिए और एक आप रस्सी लीजिए, फिर उन्होंने कहा है कि एक बास्केटबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट माने एक आयताकार कोर्ट है, रेक्टेंगुलर या आयताकार कोर्ट है, आयताकार है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति उसके कोनों से होके जा रहा है, माने जाता है कि ए से बी पहुंचा और बी से सी पहुंचा, सी से डी और डी से ए, तो यहां तक उसने कुल कितनी दूरी तय की, यानी कुल कितनी या कुल कितनी दूरी आपके द्वारा तय की, अर्थात उन्होंने कहा कि ए से बी गया और बी से सी पे पहुंचा, तो यहां तक उसने कुल कितनी दूरी तय की और फिर इसका विस्थापन कितना हुआ। तो आपको पता है कि जितनी दूरी तय की जाती है चलते हैं वो दूरी होती है उसकी। मान लिया मैंने कि यहाँ पर ए से बी तक मान लीजिए वो 40 मीटर की लंबाई है और बी से सी 30 मीटर की लंबाई है, तो उसकी कुल दूरी यानी कि आपके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी, ए बी प्लस बी सी, क्या होगी ए बी प्लस बी सॉरी बी सी, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितनी है, ए से बी तक दूरी तय की 40 मीटर और बी सी कितनी है, बी से सी तक 30 मीटर, कुल मिला के 70 मीटर की दूरी उसने तय की। अब कहा गया कि इसके द्वारा कुल दूरी ए से सी तक पहुंचने में इतनी दूरी तय हुई, लेकिन विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन देखिए पहला और अंतिम बिंदु के बीच में दूरी, अर्थात इसको हम सीधी लाइन खींच दे, अर्थात ये वाला कितना है, ये इसका विस्थापन होगा। तो AC ज्ञात करने के लिए आप देखें कि ये एक समकोण त्रिभुज बना, कैसा बना, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में एक ये आपका एक भुजा होगी दूसरी और ये कर्ण हो गया, अर्थात 90 अंश के सामने कर्ण, तो इसमें एक पाइथागोरस थ्योरी लगती है जो कक्षा 8 में ही पढ़ी होगी आपने कि पाइथागोरस, यहां पर मैं लिख रहा हूं यहाँ पाइथागोरस पिरमेय, ये पिरमेय होती है और ये पिरमेय क्या होती है आप सब जानते हैं
कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आपकी सूत्र होता है। अब कर्ण अगर देखा जाए तो यहां बी के सामने कर्ण हो गया एसी त्रिभुज। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से इसमें देख लें, त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज है, इसमें अगर हम देखें तो कर्ण क्या हो गया हमारा एसी स्क्वायर बराबर लंब इसमें कोई भी मान सकते हैं, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पर ए सी स्क्वायर, ए सी तो हमें निकालना है ये कि यहां से यहां तक कितनी दूरी है, तो ए बी जो है ए बी 40 का स्क्वायर हो गया प्लस बी सी कितनी है 30 का स्क्वायर हो गया। ए सी बराबर अब अगर यहाँ का रूट हटता है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाता है, और या फिर अभी हम ऐसे लिख लें, आगे देखें ए सी बराबर हो गया 40 का स्क्वायर 4 चौक 1600 प्लस 30 का स्क्वायर 30 900 और ए सी स्क्वायर बराबर अब देखेंगे 16 9 2500 हो गया। और ए सी बराबर जब स्क्वायर हटेगा इधर का तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, अर्थात ये 2500 हो गया। और 2500 का जो स्क्वायर आएगा वो 5 पंजे 25 यानी 50 मीटर, अर्थात जो विस्थापन होगा यहाँ पर वो ए सी ये होगा। तो जो अतः विस्थापन बराबर 50 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। अतः ए सी विस्थापन बराबर 50 मीटर, ये आंसर है। यानी कि जो दूरी तो उसने 70 करी लेकिन विस्थापन कुल 50 ही किया। अब आप देखिए इसमें नोट दिया है मैंने, इसको आप नोट कर लें अपने। स्वचालित वाहनों में लगे यंत्र, स्वचालित वाहन क्या होते हैं जो स्वयं चलते हैं, जैसे कि मोटर कार है, मोटर गाड़ी है, यानी कि उसको मोटर कार या मोटर गाड़ी या मोटर बाइक बोलते हैं। उसमें जो वाहन में लगा यंत्र होता है उसे हम ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर से क्या करते हैं, ओडोमीटर से उसकी रीडिंग जो पता चलता है कि आप कितने किलोमीटर चल दिए, ये आप ओडोमीटर होता है। और वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकेंड है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में है 346 मीटर प्रति सेकेंड एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। लेकिन ये या 332 मीटर प्रति सेकंड भी होती है, इससे पहले कुछ बुकों में ये भी होती है। तो आपको दोनों याद करनी है, 346 या 332। 332 आती भी है और वैसे भी आई थी, पिछले साल भी आई है, तो 346 ये आपको याद होना चाहिए। साथ ही इसका कुछ गृह कार्य है वो खुद करना है, तो देखें ये नीचे गृह कार्य नोट किया है मैंने। गृह कार्य में होमवर्क यानी आप कहते हैं दूरी तथा विस्थापन में अंतर, जो मैं करा चुका हूं। स्वचालित वाहन में लगे यंत्र कौन सा है, अभी बताया था। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ये आपको करना है। और साथ ही एक और सवाल दे रहा हूं मैंने, जो अभी क्रियाकलाप दिया था कि कोई व्यक्ति ए से बी, बी से सी और डी और ई, तो मान लीजिए ये 80 है, ए से बी तक ये 80 मीटर जाता है और ये 60 जाता है, तो ए से सी के बीच की तक चलने में उसे कितनी दूरी तय करेगा और उसे विस्थापन कितना होगा। एक तो इनमें यानी कि दूरी निकालनी है, कहां ए से सी, ए से सी तक की दूरी ज्ञात करनी है कितनी है, और दूसरी इसका विस्थापन ए से सी तक विस्थापन कितना है वो भी ज्ञात करना है। बिल्कुल वही सवाल है, थोड़ा सा मैंने डिजिट चेंज किया है और आप इसे ज्ञात करेंगे, ये आपको गृह कार्य में। हाँ, फिर मैं कह रहा हूं यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट रहे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।